Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी रेडियो एक्टिव सैंपल, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के सैंपल या एटम के सैंपल का डिके होना. डिके होने का मतलब है कि उस सैंपल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो भी एटम्स की संख्या है, वो धीरे धीरे डिके होकर कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है. क्योंकि रेडियो एक्टिव सैंपल अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, और उस हाई अनस्टेबिलिटी की वजह से उनका धीरे धीरे ये डिके होता रहता है, और इसी डिके को डिसइंटीग्रेशन भी कहा जाता है. तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का फॉर्मूला आज हम डिराइव करने वाले हैं, और उसका ग्राफिकल जो रिजल्ट है या उस रिजल्ट को ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करेंगे. सो बेसिकली जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डिके होता है वो रैंडम होता है. रैंडम है कि गिवन सैंपल में से कोई भी एटम डिसइंटीग्रेट या डिके हो सकता है, क्योंकि सबके डिसइंटीग्रेशन, मैं डिसइंटीग्रेशन का और डिके कहूं, दोनों का मीनिंग मोरलेस सेम ही है. तो हर किसी भी गिवन सैंपल में, गिवन टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल में हर एटम के डिके की प्रोबेबिलिटी बराबर रहती है. तो गिवन सैंपल में कोई भी एटम कभी भी डिके हो सकता है. इक्वल प्रोबेबिलिटी गिवन सैंपल के एटम्स की रहती है. और अलग अलग टाइप के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, उनकी अनस्टेबिलिटी जितनी हाई होगी उनके डिके की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी. ऑब्वियसली जितना अनस्टेबल सैंपल है, जितना अनस्टेबल टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो उतना ही ज्यादा डिके भी होगा. सो ये है. लेकिन एक गिवन टाइप ऑफ मटेरियल के लिए सारे एटम्स की डिके प्रोबेबिलिटी सेम रहती है. अभी इसमें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी गिवन सैंपल में जो डिके प्रोबेबिलिटी है, डिके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, न्यूक्लियर की डिके प्रोबेबिलिटी, अगर उसको लेमड़ा माने, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके लेमड़ा है. लेमड़ा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर यूनिट टाइम सैंपल के किसी भी एटम की डिके की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो लेमड़ा है. तो यूनिट टाइम में प्रोबेबिलिटी, तो टाइम dt के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फॉर टाइम dt यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. फॉर टाइम dt यही प्रोबेबिलिटी लेमड़ा dt हो जाएगी. क्योंकि यूनिट टाइम में डिके होने की प्रोबेबिलिटी लेमड़ा है, तो dt टाइम में डिके होने की प्रोबेबिलिटी लेमड़ा dt. सिंपल है, एकदम यूनिटरी मेथड वाला हम यूज कर रहे हैं टेक्निक. सो लेमड़ा dt उस डिके की प्रोबेबिलिटी है कि भाई dt टाइम में कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी. अब सपोज टोटल n नंबर ऑफ एटम्स हैं सैंपल में, ठीक है. तो नंबर ऑफ एटम्स के जो डिके हो सकते हैं वो, तो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है तो इस टाइम dt में कितने उसमें से डिके हो सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को डिके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें मिल जाएगा कि भाई इतने एटम्स जो हैं वो dt टाइम में डिके होना संभव है. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वापस से बताती हूं मैं. लेमड़ा dt है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन इन टाइम dt टाइम में क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. तो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है और dt टाइम में डिके प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो dt टाइम में कितने न्यूक्लियाई का डिके हो जाएगा वो नंबर हम यहाँ बता रहे हैं. वो नंबर होगा dn इज इक्वल टू n लेमड़ा dt, ठीक है. उस नंबर को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और dn के साथ आएगा माइनस साइन. माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल लगातार डिक्रीज हो रहे हैं. क्योंकि डिके हो रहा है, डिके होने का मतलब है कि धीरे धीरे जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो खत्म होते जाते हैं, उनका नंबर डिक्रीज होता है. तो नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज नंबर इज डिक्रीजिंग. ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dn इज इक्वल टू माइनस n लेमड़ा dt, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है. और
इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि dn/n इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा dt। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अभी दोनों साइड से इंटीग्रेशन कर देंगे इक्वेशन का। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन dn/n इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है 1/n dn का इंटीग्रेशन होगा log n, तो ये log n हो गया, और लेमड़ा dt का इंटीग्रेशन t होगा, तो ये माइनस t, और साथ में इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट लगेगा, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम, जब सैंपल में सारे के सारे ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट थे, वो t इज इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम है। तो उस टाइम पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे, अनडिकेड एटम्स सैंपल में, वो n0 थे, जो इनिशियल नंबर है उसको हमने n0 नाम दिया। तो एट t इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू n0। अब जब t इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में हम t को 0 और n को n0 रखेंगे, क्योंकि n0 हमने माना है इनिशियल एटम्स की इनिशियल संख्या है, नंबर है, जब बिल्कुल भी डिके नहीं हुआ था, जब हमने सैंपल को ऑब्जर्व करना शुरू किया था उस टाइम पर। तो n इज इक्वल टू n0 है। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, n को n0 रखा तो log n0 इज इक्वल टू लेमड़ा t इज इक्वल टू 0 रखने पे टर्म 0 हो जाएगी, तो कांस्टेंट, यानी कि हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई log n0। अब ये इक्वेशन यूजिंग 3 in 2, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू हम 3 से 2 में पुट कर सकते हैं आसानी से। तो हमें क्या मिलेगा कि log n इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा t प्लस कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमने निकाली है log n0, राइट। तो ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं वेरी इजीली, ये हमें मिला। और ऐसा भी कर सकते हैं log n, और ये log n0 इधर आ जाए तो माइनस log n0 इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा t। यहाँ लेमड़ा क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम डिसइंटीग्रेशन या डीके की प्रोबेबिलिटी है लेमड़ा। ये पर यूनिट टाइम की प्रोबेबिलिटी है, यूनिट टाइम में क्या प्रोबेबिलिटी है एटम के, किसी भी एटम के डिसइंटीग्रेशन की। ओके, तो ये हो रहा है, यहाँ लेमड़ा हमारा चल रहा है, टी टाइम है, टी टाइम इनिशियल स्टार्टिंग के बाद टी टाइम। अभी log n माइनस log n0 को हम ये भी लिख सकते हैं, ये पता है आपको, log का रूल है, n अपॉन n0 हो जाएगा। सो log n अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा t। और अगर आप इधर से log हटाना चाहे तो यहाँ e एक्सपोनेंशियल, तो n अपॉन n0 इज इक्वल टू e पावर माइनस लेमड़ा t, ये e की पावर में चल जाएगा, और n इज इक्वल टू n0 e रेज टू द पावर माइनस लेमड़ा t। ये हमें इक्वेशन 4, ये हमारा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन मिलता है। अब इसमें n और n0 का मतलब क्या है, लेमड़ा का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी एटम के पर यूनिट टाइम डिके प्रोबेबिलिटी सैंपल में, वो लेमड़ा है, t है कि स्टार्टिंग 0 के बाद कितना टाइम पास हुआ है। तो n0 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, जो अनडिकेड एटम्स हैं सैंपल के, नंबर ऑफ एटम्स एट t इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल नंबर, जो कि अनडिकेड एटम्स हैं सैंपल में प्रेजेंट है स्टार्टिंग टाइम पे। और n क्या है, नंबर ऑफ अनस्टेबल बट अनडिकेड, अनस्टेबल, अनडिकेड और अनइंटीग्रेटेड एटम्स आफ्टर टाइम t, मतलब शुरुआत से t टाइम के बाद कितने बचे। हो क्या रहा है, लगातार डिसइंटीग्रेशन होता जा रहा है, डिसइंटीग्रेशन होता जा रहा है। शुरू में n0 एटम थे, लेकिन धीरे धीरे वो इस दर से, इस रेट से, इस फैक्टर से, e की पावर माइनस लेमड़ा टी फैक्टर से
कम होते जा रहे हैं, तो टी टाइम पहुंचने के बाद इतने फैक्टर से कम हो जाएंगे और बचेंगे कितने, इतने। सो टी इज इक्वल टू 0 पे n इज इक्वल टू n नॉट था, और टी टाइम के बाद n की वैल्यू n नॉट e पावर माइनस लेमा टी हो गई। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है, और इसी रिजल्ट के साथ हम n और t मतलब नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स आफ्टर टी टाइम और टी टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसा आता है, एक्सपोनेंशियल। वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस रिजल्ट के ग्राफ को मैं यहाँ ड्रॉ करूं अगर, तो हम देखते हैं n मीन्स नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर आफ्टर टाइम टी और टाइम t के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो हम देखेंगे कि वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है। वो एक्सिस को टच नहीं करेगा, लास्ट में वो पैरेलल हो जाएगा लाइक दिस। ओके, सो हम क्या देखते हैं, ग्राफ स्टार्ट तो हो रहा है t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम से, और है भी यही है, t इज इक्वल टू 0 पे n की वैल्यू n नॉट है, हमें पता है ये t इज इक्वल टू 0 पे। अभी कुछ टाइम के बाद क्या होता है, t टाइम के बाद मान लो ये संख्या हाफ हो जाती है। आगे हम आने वाले वीडियोस में हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम जिसमें किसी रेडियोएक्टिव सैंपल के नंबर ऑफ न्यूक्लियर इनिशियल से हाफ हो जाता है, तो उसके बारे में डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन सपोज कि टी टाइम के, तो जो 2t टाइम होगा 2t, उस 2t टाइम के बाद वो संख्या इस हाफ की भी हाफ यानी n नॉट बाय 4 हो जाएगी। ऐसे 3t के लिए वो n नॉट बाय 8 हो जाएगी, और 4t पे वो n नॉट बाय 16 हो जाएगी, एंड सो ऑन चलता रहेगा 5t पे n नॉट बाय 32। सो इस तरह से हम देखेंगे कि हर t टाइम बाद तो पिछले नंबर ऑफ अनडिकेड एटम का भी हाफ नंबर ही रह जाता है। इसी का मतलब तो डिके होता है। ठीक है, तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है n और t का, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल बन रहा है कर्व, और धीरे धीरे लगातार घटता जाता है, और हम देखते हैं कि लेकिन ये टच नहीं करेगा टी एक्सिस को, उसके पैरेलल ही चलता रहेगा। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन n एंड t। ये था लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.